नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद सती एक बार आपका फिर हार्दिक और अभिनंदन स्वागत करता हूं। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। आज थोड़ी से आवेश के बारे में हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम कूलॉम्स नियम के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसके वेक्टर फॉर्म की चर्चा आज हम करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो आवेश संरक्षण आपको लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था आवेश क्या होता है, उसकी क्या क्या गुण होते हैं और आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है। ठीक है, और आपको यह पता होना चाहिए कि अगर किसी वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें आवेश हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर किसी वस्तु पर आवेश है तो उसमें निश्चित ही द्रव्यमान भी होगा। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, चाल पर निर्भर नहीं करता वस्तु की, जबकि द्रव्यमान वस्तु की चाल पर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। ठीक है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण। ठीक है बच्चों, तो किसी आइसोलेटेड सिस्टम में बच्चों, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब किसी विलगित निकाय में बच्चों टोटल जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहता है। समय के साथ अगर उसके साथ कोई छेड़खानी मत करो आप, तो समय के साथ उसके अंदर जो चार्ज है, अगर इसके अंदर क्यू चार्ज है तो, और ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना बाहर से इसमें कोई एनर्जी मास आ रहा है, ना ये ट्रांसफर कर रहा है, मतलब इस पर कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, तो इस निकाय का, इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा। आज भी उतना ही और 10 साल बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? आवेश का, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश होता है वो क्या रहता है? संरक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। मान लिया जाए, इसका एक एग्जांपल मैं आपको कराता हूं। मान लो कि इसके अंदर देखो, अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे एक ये डब्बा, दैट सेकेंड और थर्ड। माना यहां पर +2Q चार्ज था, यहां पर +3Q चार्ज था और यहां पर -6Q चार्ज था। तो टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा बच्चों। इसका टोटल चार्ज कितना हो गया? ये इसका कुल आवेश कितना हो गया? कुल आवेश हो गया मेरे बच्चों, कितना हो गया? क्योंकि आवेश अदिश राशि है, ये प्लस ये माइनस ये, मतलब तीनों का ऐड। तो तीनों का ऐड का 2Q +3Q -6Q कितना हो गया भाई? तीनों तो 5 और 6 माइनस है क्या? तो -Q। मतलब इस निकाय के पास टोटल चार्ज कितना है बच्चों? -Q है, हमेशा रहेगा। अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस पर टोटल चार्ज कितना रहने वाला है? -Q रहने वाला है। चाहे आप अंदर इसको चेंज कर लो। मान लिया जाए मैं दूसरी कंडीशन में मैंने अंदर चेंज कर दिया, ठीक है, और ये हो गया +6Q, ये हो गया -2Q। अब इस तीसरे वाले में बोला कि इस पर कितना चार्ज है, हाउ मच द वैल्यू ऑफ x। तो आप कौन सा सिद्धांत लगाने वाले हैं इस पर? आवेश का संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के तुम्हें पता है कि इस निकाय का कुल चार्ज कितना था? -Q। तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? -Q। किसके अनुसार? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार। तो कितना होगा बच्चों? +6Q -2Q प्लस x इक्वल टू कितना होना चाहिए? -Q होना चाहिए। ये अंदर हमने चेंज कर दिया ना, तो अंदर चेंज कर दिया तो टोटल कितना होना चाहिए? -Q होना चाहिए। तो टोटल -Q होगा तो हाउ मच? ये कितना? 6 में से 2 गया 4, 4Q प्लस x इक्वल टू -Q। ये 4Q इधर लाओ तो x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? नहीं दिख रहा, ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, इसको मैं यहां से ऊपर लिख रहा हूं बच्चों। तो कितना हो गया? ये हो गया -2Q, ये 4Q प्लस x इक्वल टू -Q। ये 4Q इधर जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो गया? -Q -4Q। तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? x इक्वल टू -5Q। तो बच्चों यहां पर ये x की वैल्यू कितनी है? -5Q। कैसे किया आपने? आवेश संरक्षण के सिद्धांत से।
ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज क्या रहता, कंजर्व्ड रहता है। किसी विलगत निकाय के लिए कुल आवेश क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ओके, तो अब हम इसको दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सेकेंड वाला क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के आवेश का क्वांटीकृत, आवेश का क्वांटीकृत, आवेश का क्वांटीकृत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैसे करेंगे बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इस सृष्टि का जो चार्ज है बच्चों वो इस फॉर्मूले के अनुसार है कि आवेश Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई, कि इस सृष्टि में जो टोटल चार्ज है इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है। मतलब यहां पर जो n है बच्चों ये एक पूर्णांक है। क्या है, ये एक पूर्णांक है, ये एक इंटीजर है, और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन हो सकता है। लेकिन n इज इक्वल टू बच्चों 1.2 दशमलव में नहीं हो सकता है, 1.3 नहीं हो सकता है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता है, 4/3 नहीं हो सकता है। और यहां पर ये E क्या है बच्चों, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। आप इसको चाहो तो अगर इसमें लेना चाह रहे हो तो प्लस आप ले सकते हैं, 1.6 अगर आप पूर्णांक में मतलब मैग्नीट्यूड में लेना चाह रहे हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इस सृष्टि में या किसी भी सिस्टम में जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होने वाला है, प्लस वाला या माइनस वाला। मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, या करोड़ इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर 10.5 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब फिक्स वैल्यू है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब इस चार्ज जितना भी आवेश उस पर है इस चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है। तो बच्चों जब आप दो बॉडी को रगड़ेंगे तो उससे आधा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जा सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको अलाउ नहीं करता, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा या इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। समझ में आ रही बात, इज इट क्लियर? तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज होने वाला है, इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होने वाला है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? अगर प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज होने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो इस पर अब हम करते हैं थोड़ी सा क्वेश्चन मेरे बच्चों, कि यदि क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि किसी वस्तु पर 40 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता है, तो उस पर चार्ज है, तो उस वस्तु पर आवेश की मात्रा है। ओके बच्चों, तो कैसे करेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरीज 40 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसमें 40 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ एनी बॉडी विच एक्सेस द 40 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर किसी वस्तु पर 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो उस पर आवेश की कितनी मात्रा है। तो कौन सा यूज करने वाले हैं बच्चों, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन क्या होगा, किससे करेंगे इसको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, कि दैट इज द कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या होगा, Ne। ओके बच्चों, प्लस माइनस लास्ट में लगा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉन है तो निश्चित ही नेगेटिव होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन कितने अधिक है बच्चों, 40 इलेक्ट्रॉन। तो N इज इक्वल टू कितना दिया है, 40 कौन, इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। नेगेटिव का होता है, लास्ट में लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव का चार्ज होता है, तो आप चाहो तो यहां पर भी लगा सकते हो। तो Q इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, N कितना है 40 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, किसका, नेगेटिव का। तो दैट्स Q इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, 16 चौको 64, ओके बच्चों, इंटू 10 टू दी पावर -19। 1 पॉइंट था यहां पर लगा दिया, इट इज कूलम। एक पॉइंट यहां लाना चाह रहा हूं मैं, इस पॉइंट को इधर लाना चाह रहा हूं, तो क्या होगा 6.4 और यहां एक जीरो बढ़ जाएगा प्लस वाला, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -18 कूलम। तो बच्चों उस पर नेगेटिव का कितना चार्ज है, उस वस्तु पर नेगेटिव का 6.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम, उस पर क्या है मेरे बच्चों, चार्ज है। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर, ओके ठीक है। समझ में आई बात कि अगर किसी वस्तु पर, मतलब इसी वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है 40 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस पर कौन सा आवेश है, क्या उस पर न्यूट्रल है, क्या उस पर पॉजिटिव आवेश है, क्या उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर क्या है, नेगेटिव 6.4 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम का चार्ज है, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों, कि क्या, ओके ये मिटा दो बच्चों, ओके वी कैन रब दिस, ओके। तो नाउ कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या किसी वस्तु को कितना चार्ज देना है, किसी वस्तु को 5.8 इंटू 10 टू दी -18 कूलम आवेश देना संभव है, आवेश हो सकता है कि क्या किसी वस्तु पर, ऐसे वस्तु पर इतना कूलम आवेश हो सकता है। ओके बच्चों, कि इट इज पॉसिबल दैट एनी बॉडी हैव दिस चार्ज। ओके बच्चों, और ये इतना चार्ज क्या किसी वस्तु पर हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि ये पॉसिबल ही नहीं है ये चार्ज, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होगा बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E। इस टाइम आपको क्या दिया है बच्चों, क्या ये N है, नहीं, ये क्या दिया है आपको, Q दिया है। ये आपको दिया है बच्चों Q कितना दिया है आपको, 5.8 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम, ओके, इज इक्वल टू N आपको निकालना है, ओके। N मतलब इंटीजर है, अगर ये इंटीजर हो गया तो ये चार्ज देना पॉसिबल है, अगर ये इंटीजर नहीं हुआ तो ये चार्ज देना पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स N निकालना है, और E मतलब कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दैट इज द मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके बच्चों, कूलम से कूलम कैंसिल, N निकालना है, तो N इज इक्वल टू, ये चीज यहां नीचे आएगी, तो 5.8 इंटू 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखो बच्चों, आपने एक स्थान ये भी पीछे ले गया, ये भी पीछे ले गए, तो कितना हो गया 58 डिवाइडेड बाई 16, और इसको अगर आप ऊपर ले जाते हैं तो 10 की पावर -18, और ये क्या हो गया बच्चों, +19। ओके, तो ये कितना हो गया, देखो ये 58
और ये इंटू 10 बच गया, डिवाइडेड बाई 16, तो कितना लिख दूं मैं 580 बाई 16, डिवाइड करो बच्चों, तो 16 तिया 48, कितना बच गया 100 बच गया, तो 16 पंजे ठीक है, तो 16 चौको 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96। ओके बच्चों, 4 बच गया, 16 दूना 32, 8 बचा, 16 पंजे 80। मतलब जो आपका 9n है वो आपका इंटीजर में, वो इंटीजर में नहीं है बल्कि आपका पॉइंट में आ गया है। तो बच्चों ये चार्ज देना पॉसिबल है ही नहीं, ये चार्ज पॉसिबल ही नहीं है। ओके बच्चों, किसी वस्तु पर यह चार्ज हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि n क्या आ गया, पॉइंट में आ गया। अगर n सिर्फ 36 आ जाता तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब 36 इलेक्ट्रॉन हम उससे ले सकते हैं या उसको दे सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव का है तो उससे आप उस वस्तु से अपने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, अगर ये नेगेटिव है तो उस वस्तु को आपने 36 इलेक्ट्रॉन दे दिए। लेकिन ये 36.25 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते बच्चों, है ना? या तो पूरा इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन न तो दे सकते हैं नहीं ले सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि क्या किसी वस्तु पर इतना आवेश हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, ओके, किसी वस्तु पर इतना आवेश नहीं हो सकता है। ओके, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ओके बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या किसी वस्तु को, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, समझने के लिए अच्छा है। क्या किसी वस्तु मतलब किसी बॉडी को, किसी वस्तु को +8 × 10⁻⁻, कितने इलेक्ट्रॉन, -18 कूलाम आवेश, प्लस में आवेश दे सकते हैं, आवेश दे सकते हैं। ओके बच्चों, क्या इतना आवेश दे सकते हैं, हाँ या ना में आंसर इसका देना है। और वैल्यू भी आपको दी हुई है, लेकिन आपको क्या इतना आवेश हम दे सकते हैं, और दे सकते हैं तो कैसे देना है, इतना पॉजिटिव आवेश कैसे देना है। ओके, दैट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसके 4 ऑप्शन के n = 10 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन दे के, और बी ऑप्शन के n = 10 20 20 इलेक्ट्रॉन दे के, n = ऑप्शन सी के n = 50, एंड ऑप्शन डी मतलब 50 इलेक्ट्रॉन दे के, और ऑप्शन डी n = 50 और 50 इलेक्ट्रॉन लेकर। तो मतलब 4 ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू इसकी होने वाली है, तो हम सीधा इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। अगेन वही प्रोसेस, सिंपल, कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर बच्चों? तो Q = N, Q आपको दिया है, प्लस का दिया है, तो 8 × 10⁻, ये Q दिया है ना बच्चों, -18 = N, आपको N निकालना है, इंटू E, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, कूलाम से कूलाम मर गया। N = हाउ मच, 8 × 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻⁻19। भाई को ऊपर ले जाओ, यस। n = हाउ मच बच्चों, 8 × 10⁻⁻18 प्लस 19, 1 हो गया, बाई 1.6, तो n = हाउ मच, 8 और इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1.6। तो कैसे लिखेंगे इसको, 80 बाई 1.6, एक स्थान पीछे हटाओ तो 800/16, तो कितना हो गया बच्चों, 16 पंजे 80 और एक 0 आ गया। मतलब n = हाउ मच, 50। n आ गया आपका इंटीजर बच्चों। मतलब ये चार्ज किसी वस्तु को देना संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि n = क्या है, +50 आ गया, n = 50 आ गया आपका, मतलब 50 आपका आंसर आया, जो कि आपका एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो ये आवेश किसी वस्तु को देना संभव है। अब देखो बच्चों, ये वस्तु थी और तुम कितना आवेश दे रहे हो, प्लस का दे रहे हो, स्पेशली मेंशन किया है प्लस का। मतलब बच्चों मैं कल भी बताया हूं आपको कि इसको कितना प्लस आवेश दे दिया बच्चों, इतना प्लस आवेश दे दिया, मतलब 50, n = 50।
क्या ये 50 प्रोटॉन दिए आपने इसको कि मां भाई इसमें प्रोटॉन, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन पर क्या होता, पॉजिटिव चार्ज होता, क्या इसको 50 प्रोटॉन दिए? नहीं बच्चों, इसको 50 प्रोटॉन नहीं दिए हैं, बल्कि इस वस्तु से हमने 50 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है। अगर इसको इतना चार्ज देना है बच्चों तो इससे 50, क्योंकि ये बॉडी तो न्यूट्रल होगी पहले, और अगर इससे 50 इलेक्ट्रॉन खींच लें हम, तो 50 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज हमने बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या हो गया, 50 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो मतलब अगर किसी वस्तु को मुझे +8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम चार्ज देना है, तो उस वस्तु से मैंने कितने इलेक्ट्रॉन खींचने, 50 इलेक्ट्रॉन खींचे, तो उस पर कितना चार्ज, कितना आवेश आ गया, इतना आवेश आ गया। बच्चों प्रोटॉन खींचने की हमारी औकात नहीं है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है बच्चों। इज इट क्लियर? न्यूक्लियस से नहीं खींच सकते ना हम तो आसानी से। तो यहां से अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो उससे हमने क्या कर दिया मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन खींचे, तो हमने यस किसी वस्तु को हम इतना आवेश दे सकते हैं उससे 50 इलेक्ट्रॉन खींच के। इज इट क्लियर बच्चों? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप बच्चों सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अपनी किताबों में आप इस प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों, और उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं बच्चों। ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इसमें कूलाम लॉ। ओके, कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नियम, कूलाम का नियम। ओके बच्चों, तो कूलाम्स लॉ। ओके बच्चों, कूलाम्स लॉ। बच्चों कूलाम्स लॉ अप्लाई करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको कुछ चीजें थोड़ी से, अगर आपको अच्छी फिजिक्स जाननी है, बात के लिए आपको फिजिक्स में आगे बढ़ना है या क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, तो आपको थोड़ी से ना बड़ा मन रखना है बच्चों कि इस सृष्टि में बच्चों 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। दैट 4 टाइप फंडामेंटल फोर्स, मतलब 4 प्रकार के मूलभूत बल हैं बच्चों। इस सृष्टि को जो आपस में जोड़े रखे हैं वो 4 प्रकार के हैं बच्चों। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। एक तो है बच्चों गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। 4 प्रकार के फंडामेंटल फोर्स होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है बच्चों विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। ओके बच्चों, तो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दिस इज सेकंड टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्स। तीसरा है बच्चों, तीसरा है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स या न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब आप बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स मतलब नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ओके बच्चों, दैट इज द न्यूक्लियर फोर्स। ओके, और चौथा फंडामेंटल फोर्स है बच्चों वीक फोर्स, क्षय बल। दैट इज द वीक फोर्स। ओके बच्चों, इस सृष्टि को आपस में जोड़ने के लिए ये 4 बल रिस्पॉन्सिबल है बच्चों। समझ में आ रही बात? जो आप टेंशन फोर्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ते हैं, संरक्षी बल पढ़ते हैं, असंरक्षी बल पढ़ते हैं, आपके इज इट क्लियर बच्चों? आपका फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ते हैं, आपका ये क्या बोलते हैं कोहेसिव फोर्स पढ़ते हैं, एडिसिव फोर्स पढ़ते हैं, सब बल इन 4 बलों के अंदर के हैं बच्चों। समझ में आ रही बात? तो बच्चों ये सृष्टि को ये 4 बल बांधे रखा है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ले जाने और लाने वाला जो वाहक है वो ग्रेविटॉन्स है, जिसकी खोज करना अभी बाकी है। विद्युत चुंबकीय बल को ले जाने और लाने वाला फोटोन है, हम जानते हैं फोटोन के बारे में। और नाभिकीय न्यूक्लियर को जो आपस में बांधे रखी है बच्चों वो आपका नाभिकीय बल। और जब न्यूक्लियस से बीटा डिके होता मतलब हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलता, उस टाइम कुछ फोर्सेस वहां जनरेट होती है जो आपका क्या कहलाती है, क्षय बल कहलाती है। इसको आप क्लास 12th में नहीं पढ़ोगे बच्चों, जो क्लास 12th के बाद पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो ये 3 फोर्स आप यहां पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में। तो बच्चों जो ये कूलम्बियन फोर्स है ये आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो ये जो फोर्स है बच्चों ये इस विद्युत चुंबकीय बल के अंदर का फोर्स है। समझो जरा बात को,
ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? तभी आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर बनेंगे जब आपको रिलेटेड आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो दैट विद्युत चुंबकीय बल के अंदर का है कूलाम्बियन, ये कूलाम का नियम, या जो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो बल है वो बच्चों। ठीक है, तो मैं इनको मिटा रहा हूं। ये आपके मूलभूत बल होते हैं, 4 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस बच्चों। तो कूलाम का नियम, सबसे पहले बच्चों ये कूलाम्स का नियम कब आप लगाते हैं? जब पहली कंडीशन, फर्स्ट, आपके आवेश बिंदु आवेश होने चाहिए बच्चों। आवेश कैसे होने चाहिए? आवेश होने चाहिए बिंदु, मतलब बहुत छोटे होने चाहिए उनके बीच की डिस्टेंस के मुकाबले, कि बिंदु आवेश होने चाहिए। ओके, दूसरी कंडीशन, आवेश आपके रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए बच्चों। आवेश कैसे होने चाहिए? विराम अवस्था में होने चाहिए, तभी कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होगा बच्चों? अप्लीकेबल होता है। कि मतलब आपका पॉइंट आवेश पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और दूसरी शर्त क्या है कि चार्ज शुड बी रेस्ट पोजीशन। चार्ज किस में होने चाहिए? रेस्ट पोजीशन में होने चाहिए बच्चों। अगर मोशन करेंगे तो बच्चों केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का कमाल नहीं होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो तब आप कूलम्स लॉ को हूबहू अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है बच्चों? बिंदु आवेश का मतलब यह है कि दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनके डायमेंशंस के मुकाबले में बहुत बड़ी है। ओके बच्चों, कि जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल को करते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल में हम पृथ्वी और सूरज को अगर लेते हैं बच्चों, तो पृथ्वी और सूरज को हम पॉइंट मास ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी त्रिज्या के मुकाबले उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत बड़ी है। इज इट क्लियर? बार बार बोलता हूं बच्चों, फिजिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मैथमेटिक्स रिजिड होता है। फिजिक्स में काम, जबकि अर्थ और सूरज भी बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इस डिस्टेंस के मुकाबले वो छोटे हैं, इसलिए हमने बोल दिया सूरज पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों? ओके, तो दैट्स, ये दो कंडीशन आपकी, अगर आपको कूलम्स लॉ लगाने तो ये दो चीजें फॉलो होनी चाहिए। ओके, तो बच्चों कूलम्स का लॉ क्या कहता है कि अगर दो चार्ज है, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक है बच्चों, तो और इनके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या है बच्चों? R है। तो इनके बीच जो आवेश के कारण लगने वाला इंटरेक्शन बल है, लगने वाला जो आपका लगने वाला जो बल है वो कितना होने वाला है बच्चों? तो देखो, अगर ये दो चार्ज सेम है तो रिपल्सन होगा, अगर ये दो चार्ज अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। तो मतलब रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। इज इट क्लियर? तो दैट्स, लगने वाला जो F है, लगने वाला जो कूलाम्बियन बल है, ये कूलाम बल किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों? कूलाम बल जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इन दो आवेशों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल, कि इन दोनों का आपका मल्टीप्लाइड करो और उनका प्रोपोर्शनल ही होता है। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। मतलब अगर ये 2 कूलम और ये 2 कूलम तो कितना? प्रोपोर्शनल 2 to 4 कूलम। अगर ये 2 कूलम और 10 कूलम तो चार्ज बढ़ गए तो फोर्स भी उनके बीच का बढ़ जाएगा, पहला। दूसरा, इन्होंने बोला कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना कम फोर्स लगेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब दोनों को कंबाइन करो, दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएंगे? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो जब आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं बच्चों, जब आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं बच्चों? एक कांस्टेंट लगाते हैं स्मॉल k, और ये क्या हो गया बच्चों? Q1 Q2, चाहो तो आप मॉड लगा सकते हो, चाहो आप मॉड नहीं भी लगा सकते हो, डिवाइडेड बाई r²। ओके बच्चों, तो दैट इज द कूलाम्बियन फोर्स। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम का जो बल है वो कितना है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। जहां K बच्चों एक बल नियतांक है,
जहां के क्या है, एक प्रोपोर्शनल फोर्स कांस्टेंट है बच्चों। ये क्या है, प्रोपोर्शनल फोर्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल फोर्स कांस्टेंट के अनुक्रमानुपातिक बल नियतांक है बच्चों। ये के निर्भर करने वाला है बच्चों, ये के निर्भर करेगा माध्यम पर। किस माध्यम में आपने चार्ज रखे हैं, ये के किस पर निर्भर करने वाला है बच्चों, माध्यम पर निर्भर करने वाला। जो ये के है, छोटा के है, बड़े नहीं है, इसको अनुक्रमानुपातिक बल नियतांक कहते हैं। और ये के किस पर निर्भर करेगा, के निर्भर करेगा बच्चों, के निर्भर करने वाला है माध्यम पर। निर्भर करेगा किस पर, माध्यम पर, जिस माध्यम में आपने आवेश को रखा है। अगर आवेश वायु में है तो इनके बीच लगने वाला बल कुछ और होगा। अगर आवेश आपने जल में रख दिया तो उनके बीच लगने वाला बल कुछ और होगा। समझ में आ रही बात? तो दैट इज द, ये आवेश पर निर्भर करने वाला है के। और दूसरा किस पर निर्भर करेगा बच्चों, ये सिस्टम ऑफ यूनिट, कि आप यूनिट कौन सी ले रहे हैं। क्या आप एसआई सिस्टम ले रहे हो, क्या आप सीजीएस सिस्टम ले रहे हो, क्या आप एफपीएस सिस्टम ले रहे हो। तो बच्चों अब जनरली हमारी किताबों में एसआई सिस्टम में ही यूनिट होती है। तो ये मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी निर्भर करेगा कि मात्रक का किस परिप्रेक्ष्य में या किस वैल्यू पर आप मात्रक ले रहे हैं। क्या एसआई सिस्टम में ले रहे हो, क्या सीजीएस में ले रहे हो, या क्या आप एफपीएस में ले रहे हैं। तो एक मात्रक परिपाटी पर भी क्या करेगा बच्चों, निर्भर के करने वाला है। तो एसआई सिस्टम में फ्री स्पेस के लिए, सुनते रहो बच्चों बात को, एसआई सिस्टम में फ्री स्पेस के लिए, मैं इधर मिटा देता हूं, एसआई सिस्टम में फ्री स्पेस के लिए बच्चों कि निर्वात अथवा वायु को भी, निर्वात अथवा वायु में बच्चों जो ये के का मान होता है एसआई सिस्टम के लिए, बार बार बोल रहा हूं, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है बच्चों इसकी वैल्यू, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट जो है, ये है बच्चों निर्वात की या वायु की निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता, द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज दिस बच्चों, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब कुछ चीजें ना आपको थोड़ी सा अंग्रेजी में याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि जब व्हेन यू गो टू योर हायर क्लासेस, जब आप अपनी उच्च कक्षाओं में जाओगे तो वहां आपको इंग्लिश का सहारा लेना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, तो जो बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे जितने सारे टीचर हैं अधिकांश तो हिंदी मीडियम के हैं बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं होती है बच्चों, समय के साथ आदमी सीख जाता है। तो दैट्स एप्सिलॉन नॉट को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक चीज बच्चों, अगर तुम्हें कहीं एप्सिलॉन नॉट दिख जाए तो आप सीधा सीधा समझ जाना कि कहीं विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड बातें हो रही है, कहीं चार्ज से रिलेटेड बातें हो रही है। ओके बच्चों, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से जाने के लिए अलाउड करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से जब हम माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता ये है, और बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट आप जब आप यहां से फोर्स से निकालोगे बच्चों, इसमें जैसे आपने वैल्यू रख दिया कि तब फोर्स कितना हो रहा, पहले फोर्स की वैल्यू रख देते हैं यहां पर कि फोर्स, ये वैल्यू रखो निर्वात में, तो फोर्स कितना हो गया इस वाले में बच्चों, तो के की वैल्यू रखो, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया बच्चों, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड में कूलम्बियन बल आपका इतना लगने वाला है। इज इट क्लियर? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, मतलब जो ये एफ है ये मैग्नीट्यूड में आ रहा है, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स इतना हो गया। अब यहां पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो आपका
ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहां क्या हो गया बच्चों, कूलम स्क्वायर, और नीचे क्या, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और मीटर आर मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये आपको दी रहेगी बच्चों, इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके बच्चों, ये आपको क्या ये आपको गिवन मिलेगा बच्चों, ठीक है, दिस इज ये आपको गिवन मिलेगा, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो लेट अस सी हियर, ये हो गया। अगर आपको माध्यम में, अगर आपको किस में निकालनी है, माध्यम में, माध्यम में मतलब जो दो चार्ज थे आपके, ये चार्ज, ये आपने जल में रख दिए बच्चों, ये आपने किस में रख दिए, किसी माध्यम में रख दिए, जैसे आपने ये वाटर में रख दिए, तो तब ये किस यो कूलम बल कि यदि माध्यम की विद्युतशीलता अपसाइलेन हो, और किसी किताबों में अपसाइलेन एम हो, तो आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, के की जगह उस टाइम क्या रखेंगे मेरे बच्चों, के की जगह उस टाइम रखेंगे 1/4 पाई, अपसाइलन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, अपसाइलन एम आ जाएगा। वो जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम की विद्युतशीलता ओके दी रहेगी आपको, या उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा फिर क्या, Q1 Q2 ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये किस में आया बच्चों, फोर्स, ये फोर्स आया मीडियम में, और ये फोर्स किस में था आपका, वैक्यूम में, मतलब फ्री स्पेस में। ओके बच्चों, समझ में आ रही बात। यहां पर अगर आवेश को आपने जल में रखा, तो यहां पर क्या लेंगे आप, जल की विद्युतशीलता आप लेने वाले हैं। यहां पर आपने निर्वात या वायु में रखा था, तो यहां पर क्या था, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान ये है, जो कि क्या है आपका फिक्स मान होता है है ना। तो यहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कूलम्स का लॉ है, ठीक है बच्चों। बेटा दूं मैं, ये मैग्नीट्यूड में आया है सिर्फ, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं की बच्चों। हम डायरेक्शन हम अपने सेंस से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे बच्चों, अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज है, ये Q1 है और ये Q2 है, तो क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा, इस पर लगेगा बच्चों रिपल्सन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी, ये इस पर लगाएगा इधर को, तो क्या होगा, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, तो ये हो गया F21, और इस पर लगेगा इस सेकंड चार्ज के कारण, किधर को लगेगा, इधर को, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। समझ में आ रही बात। तो दो फोर्सेस क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। समझ में क्यों आए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे। अगर एक नेगेटिव हो जाता तो दोनों क्या लग जाते, अपोजिट ही में लगते हैं, अभी भी अपोजिट में लगते हैं, लेकिन एक इधर को लगता, माना ये नेगेटिव Q1 और ये पॉजिटिव Q1 हो जाता है, तब क्या होता बच्चों, ये इसको अपनी तरफ खींचता तो इधर, तो ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड, और इस पर इसके कारण, सॉरी ये सेकंड है ना, इस पर इसके कारण किधर को लगता, इधर को, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इज इट क्लियर बच्चों, आई बात समझ में। तो ये तो आपके विद्युत, ये क्या हो गया आपका कूलम्स लॉ के कूलम्स का नियम कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके आवेश बिंदु आवेश हो, और दूसरा जब आपके आवेश किस में हो बच्चों, रेस्ट पोजीशन में हो, आपके आवेश किस में हो, विराम अवस्था में हो, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तब आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बच्चों इसमें हम थोड़ी सा वेक्टर फॉर्म की स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, वेक्टर फॉर्म की स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कूलम का नियम सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में, ओके बच्चों, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बच्चों, लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इज इट क्लियर बच्चों, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कैसे करने वाले हैं हम इसको।
तो देखो बच्चों, पहली तो आपको थोड़ी से कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए बच्चों, ठीक है, कि अगर इस स्पेस में, इस कमरे में, जिस कमरे में आप हैं या हम हैं, ये हवा में है, ये डस्ट, ये पार्टिकल, इसकी मुझे पोजीशन बतानी है तो मुझे 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, है ना बच्चों। तो 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत मुझे पड़ने वाली है। इज इट क्लियर? इसकी पोजीशन तो इसी प्रकार से सुनते रहना बात को, कि माना 2 चार्ज स्पेस में है बच्चों, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स और बाहर की तरफ जेड एक्स बच्चों। ओके स्टूडेंट, एक्स अक्ष का जो यूनिट वेक्टर है बच्चों, मतलब एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश है उसको आई कैप से डिनोटेट करते हैं, वाई अक्ष का जो एकांक सदिश है उसको जे कैप से डिनोटेट करते हैं, और जेड अक्ष का जो एकांक सदिश है उसको किससे डिनोटेट करते हैं बच्चों? के कैप से डिनोटेट करते हैं। ये सब आना चाहिए आपको। यहां पर ये बिंदु, ये मूल बिंदु है बच्चों। मान लिया जाए यहां पर कोई चार्ज क्यू है इस कमरे में और दूसरा चार्ज यहां पर है, तो इन दोनों के पोजीशन वेक्टर, देखो यहां पर एक Q1 चार्ज है, ओके बच्चों, तो बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस को किससे डिनोटेट करूंगा मैं? वेक्टर R1 से। यस एंड नो बच्चों। और दूसरा यहां पर है तो ये हो गया R2। एक्चुअल में जो Q1 और Q2 चार्ज है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है। यहां पर तो मैं ऐसे ही बना सकता हूं ना। दरअसल ये जो 2 आवेश है ये इधर है बच्चों, कहीं ये एक आवेश यहां पर और एक आवेश यहां पर। समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? तो बच्चों यहां पर अब सुनना बच्चों, मान लो दोनों सेम है, मतलब इस वेक्टर फॉर्म में मैंने मान लिया कि Q1 तथा Q2 समान आवेश है, मतलब समान आवेश है, मतलब या तो दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। ओके बच्चों, तो देखो हो गया क्या बच्चों, इन दोनों के देखो, इन R1 और R2 को बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। क्या बोलते हैं बच्चों? स्थिति सदिश। और इनके बीच का जो वेक्टर आएगा उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब विस्थापन सदिश। ये सब क्लास 11 वेक्टर के चैप्टर में आपको पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो नहीं पढ़ा है तो सीख लेना बच्चों, ठीक है। तो ये स्थिति सदिश और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? ये R होगी। तो बच्चों अगर ये दोनों सेम है तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर को लगेगा? F, वो फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इधर को, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। ओके, या तो दोनों नेगेटिव होंगे। और इस पर के ऊपर की तरफ तो दैट्स फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। इज इट क्लियर बच्चों? फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, हम इतना कॉम्प्लेक्स फिगर न बना के बच्चों, हम क्या करते हैं यहां पर कि बोल देते हैं ये 2 हैं, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। यहां पर का पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया R1 है, यहां पर का पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दिया R2 है। अरे इसको उखाड़ के यहां पर रख दिया, दैट्स इट। ओके बच्चों, इस Q2 चार्ज पर इसके कारण फोर्स किधर को लग रहा है? F21 इधर, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। और इस पर किधर को लग रहा है? फोर्स फर्स्ट ऑन ड्यू टू सेकेंड, क्योंकि दोनों क्या है? समान आवेश है। ओके बच्चों, समझ में आ रही बात? अब सुनना मेरी बच्चों बात को, कि जब आप किसी भी वेक्टर को लिखते हैं, सुनते रहो बात को, जब आप किसी भी वेक्टर को लिखते हैं बच्चों, तो आप वेक्टर का, जैसे वेक्टर ए को लिखना है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं और फिर वेक्टर ए की डायरेक्शन लिखते हैं। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करने वाला कौन सा वेक्टर होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करने वाला वेक्टर कौन सा होता है? यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है लेकिन वो बोलता है डायरेक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा स्कूल किधर है, तो आपने बोला इधर का है, ये डायरेक्शन, तो आप इसको यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो दैट्स, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेड किसी का भी, जैसे एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर, एक्स अक्ष के यूनिट वेक्टर को मैं एक्स कैप से भी लिख सकता था। जैसे मुझे लिखना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कितना हो गया बच्चों, तो एक बार सॉरी, वेक्टर ऑफ एक्स कैसे लिख सकता हूं? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स और यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने हमें जो ये दे दिया बच्चों कि यूनिट तो एक्स ठीक है, बट मैग्नीट्यूड तो एक्स से ठीक है, लेकिन एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप है। तो चाहे आप इन डंडियों को लिखो चाहे आप
न लिखो। तो एक्स अक्ष का यूनिट वेक्टर आई कैप, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप लिख लिया मैंने। तो इसी प्रकार से मान लिया जाए मैं F21 निकालना चाह रहा हूं, तो F21 का मतलब क्या होगा बच्चों? F21 का मतलब आवेश, द फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल कितना, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? F21 कि Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। इज इट क्लियर बच्चों? तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट एज, कैसे लिखने वाला हूं मैं इसको? तो F21 कैसे बच्चों? मैग्नीट्यूड ऑफ F21 और डायरेक्शन ऑफ F21 की डायरेक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? खतरनाक बात है। ओके, तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? स्कूल में नहीं होगा बच्चों, ये बहुत कम, ठीक है। तो दैट्स F21 वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो अभी बता दिया था हमने कि क्या, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मान लिया जाए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों, उसको मैंने R से रिप्रेजेंटेड कर दिया। ओके, तो वो क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर, मॉड लिखो या ना लिखो। उसके बाद बच्चों डायरेक्शन। अब सुनना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट हियर कि देखो फोर्स F21 किधर लग रहा? उधर की तरफ, ठीक है बच्चों। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसकी डायरेक्शन इधर को लग रही है ना बच्चों, तो इधर को लग रही है इसकी डायरेक्शन। तो बच्चों इसकी डायरेक्शन लिखने का देखो, अंतिम पोजीशन वेक्टर ये और इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है इसके लिए बच्चों, ठीक है। तो इसके लिए ये है, तो ये जो मैं लिखने वाला हूं ये पोजीशन वेक्टर देखो बच्चों क्या होने वाला है, R2 माइनस R1 वेक्टर। लेकिन मुझे चाहिए क्या? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर को लिखने के लिए मुझे इसके ऊपर से क्या लगानी पड़ेगी? टोपी लगानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन कौन सी है? इधर की है। अरे ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? इधर जा रहा है ना, तो इधर में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब इधर की, सुनते रहो बात को, इधर की डायरेक्शन मैं लिखूंगा R2 माइनस R1 वेक्टर और उसके ऊपर टोपी पहना दूंगा, और इधर की डायरेक्शन को मैं लिखूंगा बच्चों R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का यूनिट कैप। ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिखने वाला हूं? यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर को कैसे लिखने वाले हैं आप? यूनिट वेक्टर को लिखने का जो तरीका है बच्चों, यहां से देखो, अगर मैं यहां से यूनिट वेक्टर को, ये सब क्लास 11 की बातें हैं बच्चों। यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा? ये नीचे आएगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखेंगे। तो यहां पर आपने जो ये लिखा है R2 माइनस R1 यूनिट कैप, मतलब F21 की जो डायरेक्शन है वो ये है बच्चों। आई होप तुम यहां पर समझ पा रहे होंगे। इस डायरेक्शन को मैं R2 माइनस R1 कैप से रिप्रेजेंटेड करूंगा F21 की, और F12 की डायरेक्शन अंतिम पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, अंतिम पोजीशन मतलब R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर इधर की तरफ। तो जब मैं F12 निकालूंगा तो ये रखने वाला हूं, जब मैं F21 निकालने वाला हूं तो ये रखने वाला हूं, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। यहां पर यूनिट वेक्टर किसके लिए? इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए। किधर को लग रहा है? इधर को मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का 1 होता है, वो क्या बताता? डायरेक्शन। अब सुनते रहना मेरी बात को। R2 माइनस R1 कैप को कैसे लिखने वाला हूं? जैसे A1 कैप को मैंने क्या लिखा था? वेक्टर A डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ A, वैसे ही R2 माइनस R1 कैप को लिखने वाला हूं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 डिवाइडेड बाई उनका इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? R2 माइनस R1 का, दिख रहा है? R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड बच्चों। इज इट क्लियर बच्चों? अब सुनते, मतलब यहां पर यूनिट कैप की जगह पर
यहां पर यूनिट कैप की जगह पर मैं क्या लिखने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, इतना मैं मिटा देता हूं, यहां पर है, यहां पर लिखने वाला हूं मैं, ये आने वाला फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, दिस इज द के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, ओके, और इसको लिखने वाला हूं बच्चों में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। अब सुनना मेरी बात, ए कैप की जगह पर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये R2 माइनस R1 कैप था, तो ये क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1, उसका मैग्नीट्यूड। अब सुनते रहना बातों को, ओके बच्चों। अब बच्चों क्या है कि चाहे तुम सुनते रहना बात को, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस R है ना, चाहे तुम R लिखो, चाहे तुम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, या चाहे तुम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तीनों का मतलब एक ही है भाई। चाहे तुम इससे इसको माइनस करो, या चाहे तुम इससे इसको माइनस करो, या चाहे सीधा बीच की डिस्टेंस ले लो, तीनों की डिस्टेंस तो एक ही है, सेम है ना बच्चों। तो इन तीनों का मतलब क्या है बच्चों, सेम है, मैग्नीट्यूड में सेम है बच्चों, डायरेक्शन में नहीं। इज इट क्लियर? मैग्नीट्यूड में तीनों क्या है बच्चों, सेम है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब यह है कि जो ये आर स्क्वायर है ये भी तो आर ही है, अरे ये भी तो आ रही है R2 माइनस R1, ऊपर वाला नहीं है बच्चों, ऊपर वाला वेक्टर है, नीचे वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लास 12th में पढ़ा है आप लोगों ने ये, इज इट क्लियर? और क्लास 11th में वेक्टर के चैप्टर में। तो लेट अस सी हियर, यहां पर क्या होने वाला है बच्चों, यहां पर मैं लिख इसकी वैल्यू, मतलब इसको मैं क्या लिखने वाला हूं फिर, F21 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और दरअसल ये क्या हो गया बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई हाउ मच बच्चों, ये भी मैं R लिख सकता हूं, तो R और एक R स्क्वायर पहले से था, तो F21 फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट हाउ मच, के Q1 Q2 ओके डिवाइडेड बाई ये क्या होगा बच्चों, R क्यूब। इज इट क्लियर? और यहां R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बच्चों दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। नीचे R क्यूब है, ये सिंपल ऐसा भी लिख सकता है बच्चों इसको, और कैसे लिख सकते हैं देखो, देखते रहो बच्चों। ये k की जगह फ्री स्पेस में क्या लिख लेगा, k की जगह लिख लेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इसको सिंपल R क्यूब भी लिख सकता है, और यहां क्या R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ऐसा भी इसको लिख सकता है बच्चों। खास बात यह है कि कूलम्स लॉ हम सीधा मैग्नीट्यूड में नीचे R स्क्वायर आता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में R क्यूब, लेकिन यहां क्या आएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, जहां R1 और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर है। समझ में आई बात? अच्छा, ये तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और F12 क्या होगा बच्चों, सिमिलरली और अपोजिट हो जाएगा, यहां पर केवल नेगेटिव साइन आने वाला है, तो दैट्स F12 क्या होगा, इस तरफ को होगा, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहने वाला है। ओके बच्चों, तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड हाउ मच बच्चों, कितना होने वाला है, वो होने वाला है आपका फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, वो होने वाला सेम टू दैट, यही के Q1 Q2, ये डिस्टेंस तो कोई चेंज होगी नहीं, केवल यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके बच्चों, एकदम क्लियर है? ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपकी किताबों में क्या होता है कि एवरी एक्शन शुड बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देखो F21 इज इक्वल टू, मतलब ये वेक्टर की एक प्रॉपर्टी, ये कूलम्स लॉ की एक प्रॉपर्टी है कि जितना फोर्स फर्स्ट पर लग रहा है उसी का नेगेटिव, सॉरी है, इस मतलब ये फॉलो होने वाला है। यहां पर देख सकते हो आप, यहां से माइनस चार्ज, देखो ये F12 था ना, देखो ये मैं इसको प्रूफ कर लेता हूं अभी, यहां से आप नेगेटिव लो कॉमन, नेगेटिव लिया के Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, यहां से नेगेटिव कॉमन लिया तो ये वाला नेगेटिव हो गया और ये वाला पॉजिटिव हो गया।
अब क्या उल्टा कर दो इसको, माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R क्यूब, हाउ मच बच्चों, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये दरअसल है कितना, पहले माइनस और बाकी ये कितना है बच्चों, ये है आपका फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो देखो ये प्रूफ हो गया ना, एवरी एक्शन शुड बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ बच्चों। समझ में आ रही बात समझ में आ रही बच्चों। तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं और फॉर नॉर्मल वाले पर भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी कूलम्स लॉ की आपको थोड़ी से आनी चाहिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो फटाफट बच्चों ये आपको सीखना है बच्चों, ठीक है। ओके, तो कुछ इसकी जो कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज है उनको आप सीखेंगे बच्चों, ठीक है। कूलाम के नियम के क्या है बच्चों, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट द लॉज प्रॉपर्टी ऑफ कूलाम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ओके, कि प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम बल के गुण, कूलाम बल के गुण, द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ याद रखेंगे बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ कूलाम्स लॉ। पहला जो आपको फर्स्ट है बच्चों, दो चार्ज है Q1 और Q2, ओके बच्चों। तो इन पर दोनों पर जो फोर्स लग रहा है, पहला F12 बराबर F21, ये तो आपको पता ही है, पहला नियम। इज इट क्लियर बच्चों। दूसरा वेक्टर फॉर्म में F12 इज इक्वल टू, मैंने अभी प्रूफ कर दिया, F21। ओके बच्चों, ठीक है। ओके, तीसरा बच्चों, तीसरा आपका जो नियम है, कूलाम्बियन बल इज ए कूलाम्बियन फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स। कूलाम्बियन फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। मतलब कूलाम बल क्या होता है बच्चों, केंद्रीय बल होता है, केंद्रीय बल होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, केंद्रीय बल होता है। कूलाम्बियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स बच्चों। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि दो चार्जों के बीच स्ट्रेट लगने वाला बल है बच्चों, सेंटर से इसकी सेंटर पर लगने वाला बल है। ऐसा नहीं लगेगा बच्चों, ऐसा फोर्स नहीं लगता है, मतलब कि जैसे आंखों से आंखों में लगने वाला बल है बच्चों। देखो दो चार्ज कहीं इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, दूर दूर हैं, लेकिन फोर्स लग रहा है, हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है रिपल्सन हो, लेकिन आंखों से लगने वाला फोर्स, तो दैट इज द क्या हो गया, ये आपका सेंट्रल बल हो गया, केंद्रीय बल होता है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों जब आप क्लास 11 पढ़ा, जो ग्रेविटेशनल बल होता है, मतलब जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो भी केंद्रीय बल होता है। ओके बच्चों, चार फंडामेंटल फोर्सेस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और ये कूलाम्बियन फोर्स, ये क्या हो गया आपका सेंट्रल, मतलब केंद्रीय बल हो जाता है, मतलब सेंट्रल फोर्स हो गया, सेंटर टू सेंटर अप्लीकेबल होते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, चौथा बच्चों, जो कूलाम्बियन बल होते हैं ये संरक्षी बल होते हैं बच्चों। कूलाम्बियन बल क्या होते हैं, कूलाम बल क्या है बच्चों, संरक्षी बल है। संरक्षी बल है, मतलब कूलाम्बियन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कूलाम्बियन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब बच्चों वर्क एनर्जी का वाले चैप्टर में क्लास 11 में, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य बच्चों, कि वह बल संरक्षी बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ऐसे बल द्वारा किया गया कार्य, और ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, संरक्षी बल बोलते हैं। मतलब जैसे एक मतलब किसी बॉडी को हम एक बार इस रास्ते से लाए, एक बार इस रास्ते से लाए, तो जिस फोर्स द्वारा इसको लाया गया है, अगर वो फोर्स संरक्षी बल है, अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वो केवल फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करेगा। इन रास्ते, चाहे कोई सा भी रास्ता आप फॉलो करो, उस पर निर्भर नहीं करेगा। बल मतलब कार्य, मतलब समान आने वाला है। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि कंजर्वेटिव बल वह बल होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, पाथ पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे बल को संरक्षी बल कहते हैं। और कूलाम्बियन बल क्या है बच्चों, संरक्षी बल है। कूलाम्बियन बल क्या है बच्चों, संरक्षी बल है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही अप्लीकेबल है, मतलब बिंदु चार्ज के लिए अप्लीकेबल है। और इसमें छठवां कि इसमें आपका क्या होना चाहिए बच्चों कि दोनों चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, लेकिन यह कम से कम एक चार्ज आपका रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए बच्चों, तो तब हम इसको अप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन करने के लिए बच्चों तैयार हैं। तो कल हम इसके नीट के और कुछ सिंपल क्वेश्चन और कुछ एक दो जेई के क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। आपकी कोई क्वेरीज है बच्चों तो क्वेरीज को आप अभी चैट के माध्यम से भेज दें, तो कल जब हम स्टार्ट करेंगे क्लास तो आपकी क्वेरीज के मैं आंसर आपको दे दूंगा बच्चों, ठीक है। इज इट क्लियर? कंटिन्यूअसली पढ़ाने का मतलब यह है कि एक समय हमारा इससे ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो सके बच्चों। तो अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो लास्ट में आप चैट के माध्यम से क्वेरीज को पास कर दें, और कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी तो आपकी क्वेरीज को कंप्लीट किया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों बार बार बोलता हूं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी सेल्फ स्टडी है बच्चों, तो आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे। अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे बच्चों तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इज इट क्लियर बच्चों? आई बात समझ में? ठीक है, तो मेरे बच्चों पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। ओके बच्चों।